जब भी आप किसी क्वेश्चन में नीट के पेपर में स्टक हो, आप ऑलवेज एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है सर? एलिमिनेशन टेक्निक दोस्तों ये होता है कि आप पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट करो जो श्योर शॉट हो ही नहीं सकता। ऑप्शन को एनालिसिस करो कि उसने एंटी, यदि वो क्वेश्चन बनाएगा तो पिछले साल के क्वेश्चन के ऑप्शंस को वो देखेगा कि कैसे मैंने ऑप्शन दिए थे, उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन फॉर्म करेगा। रिपीटेड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। प्रेशर को झेलना सीखो, पेपर से घबराना नहीं है, एकदम शांत होके देना है। पूरे साल मेहनत की है दोस्तों जोश के साथ, लास्ट मोमेंट में आके बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम पेपर क्रैक ही करना है, डॉक्टर बनना ही बनना है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है नीट का पेपर अब कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं और आज हम करने वाले हैं पेपर की एनालिसिस कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज हम नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पिछले 10 सालों के, 15 सालों के इम्पोर्टेंट। और हमने अभी तक जितने लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे डाले हैं उन्हीं में के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कहीं बाहर से कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। जो लेक्चर्स यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल है उसी के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आएगा कि एक एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे हम सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है दोस्तों? एरोमेटिक से मेरा मतलब है कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और प्लेनर होना चाहिए। ये चार चीजें हम देखते हैं ना एरोमेटिसिटी के लिए। तो एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। देखो कितना आसान है। ये आईपीएम 2004 में पूछा था उन्होंने। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहले में देखो इसके पास एक पाई बॉन्ड है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एक पाई बॉन्ड है इसके पास। ये एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स इसको क्या आप 4n+2 पाई के फॉर्म में रख सकते हो दोस्तों, वेयर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेनर भी है, सारे sp2 है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। तो पहला ही आंसर इसका सही था। आप किसी को भी चेक कर लो, सपोज इस क्वेश्चन को मैं चेक करता तो यहाँ पर दोस्तों 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब तीनों की तीनों क्या है दोस्तों? एंटी एरोमेटिक है। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ाया उसी से कॉन्सेप्चुअल आ रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो इसने बोला है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये हमें बताना है। सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें से कौन सा है? दैट मीन्स कि एसिड का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान देना, जब भी एसिड का क्वेश्चन आएगा ना तो एसिड इज व्हाट। सपोज एच मैं लिखता हूं और वो एच जब डिसोसिएट करेगा तो H+ में करेगा और A- में करेगा। यदि एच मेरा एसिड है तो A- क्या है? कॉन्जुगेट बेस है दोस्तों। तो ऐसे सोचो कि एसिड में कौन सा एसिड अच्छा होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है हमारी। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा, सबसे अच्छा एसिड होगा। तो देखो दोस्तों, कभी भी एसिड स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आए, आप कॉन्जुगेट बेस को ध्यान में देना, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। तो मान लो ना कि सिंपल सी बात है, एसिड H+ रिलीज करता है
एसिड की डेफिनेशन होती है जो H प्लस डोनेट करता है, पढ़ा है बचपन में। अब जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो तो हमारा एक एसिड हो गया, पर H प्लस डोनेट करने के बाद जो निगेटिव आयन बचे हैं दोस्तों, वो एक कॉन्जुगेट बेस है। वो क्या है? एक कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस हमारा क्या है? तो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उतनी जल्दी H प्लस हमारा रिलीज करेगा। तो जो जल्दी H प्लस रिलीज करेगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? एसिड की स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे इसमें से जितने भी एसिड दे रखे हैं, सब में से H प्लस को लूज करना है और फिर देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो सपोज करो ये अपना H प्लस लूज करेगा। ये ऐसा पढ़ाएगा। यदि ये अपना H प्लस लूज करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यदि ये अपना H प्लस लूज करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली, तो आप मेरे को एक बात बताओ, इन चारों में से ये अपना H प्लस लूज कर रहा है तो ये बना रहा है, ये अपना H प्लस लूज कर रहा है तो ये बना रहा है, ये अपना H प्लस लूज कर रहा है तो ये बना रहा है, और ये अपना H प्लस लूज कर रहा है तो ये बना रहा है। ठीक है, मुझे इन चारों में से ज्यादा स्टेबल कौन है ये बताना है। तो देखो, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, नो रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस। कोई भी रेजोनेंस नहीं होती है ना, नो रेजोनेंस। यहां पर देखो, इस रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है ना, बट बाहर नहीं हो रहा। तो रेजोनेंस तो इसमें हो रहा है और एरोमेटिक कंपाउंड भी है, और इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है बट बाहर तक हो रहा है। सोचो इस बात को, इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस, वो कहाँ कहाँ घूम सकता है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। बताया था ना, इसका नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे डीलोकेलाइज हो सकता है। जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे डीलोकेलाइज हो, मतलब मोर स्पेस अवेलेबल है उसके मूवमेंट के लिए। तो क्या कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा? अरे ऐसे सोचो, नेगेटिव चार्ज का मतलब पैसे, तो पैसे ज्यादा जगह, ज्यादा अलमारी में रखने लायक है, तो क्या वो ज्यादा सुरक्षित नहीं रहेगी दोस्तों? कितना आसान है। तो ज्यादा डीलोकलाइजेशन मतलब कि मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके कहाँ कहाँ जा सकता है? एक तो यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज को रहने के लिए कितने स्पेस अवेलेबल हैं? 1 2 3 एंड 4। तो ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा? जल्दी H प्लस कौन लूज करेगा? जो H प्लस लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सके। समझ में आया दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन। कितना आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए एक एक को एक्सप्लेन करके समझते चलो। देखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को पूछा गया है इसके अंदर। जब भी मेरे पास कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आएगी ना, किसी की भी स्टेबिलिटी को देखना हो, तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज देखो कि क्या वो एरोमेटिक है। उसके बाद देखोगे कि क्या उसमें रेजोनेंस हो रही है। यदि हो रही है तो कितनी रेजोनेंस हो रही है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं। उसके बाद देखोगे वेदर इट इज डूइंग रेजोनेंस और नॉट। उसके बाद क्या देखोगे दोस्तों, क्या उसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा। और सबसे लास्ट में क्या देखोगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ये 5 चीजें याद रखो आप, है ना, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना। एक एक चीज को दिमाग में देखो, ये श्योर शॉट नीट का मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा आपसे ये। मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज की।
कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। और यदि ये क्वेश्चन नीट पूछा है तो इस क्वेश्चन में जो मेडिकल के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं, उन कहाँ से उसकी डिस्कवरी हुई। हम यही देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आए हैं तो क्यों आए हैं, इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। आप ये चीज याद रखना। समझ में आया कि सबसे ज्यादा आप एरोमेटिसिटी को देखोगे, देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, देन रेजोनेंस को, देन हाइपर कंजुगेशन को, एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट को। ये सारी चीजें और आपके YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप स्क्रॉल करो आपको मिल जाएगी। अमन सर ने सब पढ़ाया हुआ है आपको, एरोमेटिसिटी भी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी, हाइपर कंजुगेशन भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी, सारे लेक्चर अवेलेबल हैं इसके। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो देखो ये तो कोई भी साइक्लिक वगैरह तो है नहीं, तो एरोमेटिसिटी हो ही नहीं सकती। रेजोनेंस तो है नहीं क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो क्या बचा हमारा, हाइपर कंजुगेशन। एरोमेटिक जब भी आपको कार्बोकेटायन की बात आएगी, हाइपर कंजुगेशन तो उसमें लगेगा ही लगेगा। और हमने दोस्तों हाइपर कंजुगेशन वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ी थी कि जो अपना हाइपर कंजुगेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। अब आप मेरे को बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है। अल्फा का मतलब पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी। मेरा पड़ोसी कौन है दोस्तों, आप हो। तो यदि मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे पड़ोसी आप होगे। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी, यदि आप पॉजिटिव हो तो आपका पड़ोसी मैं रहूंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी को हमें करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था, इसका पड़ोसी कौन है, CH3। तो कितने अल्फा है दोस्तों, 3 अल्फा है यहाँ। यहाँ पर कितने अल्फा हैं, 0 अल्फा है सर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कोई पड़ोसी ही नहीं है। यहाँ पर कितने अल्फा हैं, ये पॉजिटिव है तो 3 तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, टोटल 6 अल्फा है। समझ में आया। और इस क्वेश्चन के अंदर कितने अल्फा हैं, अच्छा सॉरी 9 अल्फा हो गया ना। और इसके अंदर यहाँ और यहाँ 6 अल्फा। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है दोस्तों, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किधर है, थर्ड नंबर पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा कार्बोकेटायन, थर्ड वाला, बिकॉज ऑफ 9 अल्फा। कितना आसान है, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए केमिस्ट्री बहुत आसान है ना। मैं स्कोरिंग मार्क्स बायो आपको आती ही होगी, फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ लो, केमिस्ट्री में सर की वीडियो देख लो, गारंटी है 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं इससे। 15 से 20 मार्क्स से क्वेश्चन जीओसी से पूछते हैं। मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया 15 साल के क्वेश्चन की कहाँ से पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे की थ्योरी भी बता दी। यदि कोई पहली बार लेक्चर देख रहा है तो उसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने थ्योरी भी बता दी आखिर ये इसका आंसर है तो क्यों है। ऐसा नहीं कि केवल करवा दिया। तो इसलिए ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, आपको पीकेए ऑर्डर बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि सर पीकेए क्या होता है या के क्या होता है। तो मैं साथ साथ थ्योरी भी बताते जा रहा हूँ, ध्यान देना। केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको थ्योरी भी करवा रहा हूँ, एक एक थ्योरी समझा रहा हूँ, क्यों आया किस लिए आया है। ठीक है, तो एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, यदि मेरे पास कभी भी एसिड आया ना, एसिड, तो एसिड जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए वैल्यू होती है। याद रखना ये चीज। और यदि बेस की बात करूं, लो ये एसिड की बात कर ली। यदि मैं बेस की बात करूं तो बेस के केस में पी के बी की वैल्यू आ जाएगी। यदि एसिड पूछे तो के ए की वैल्यू, और यदि बेस पूछे तो पी की। समझ में आया। तो एसिड में सबसे ज्यादा के ए तो सबसे अच्छा एसिड, सबसे ज्यादा पी के ए तो सबसे कम एसिड। तो पी के ए जो है ना वो पी के रखी है और इसका
दुश्मन है। समझ में आया? तो इसका मतलब पीके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि किसी की पीके वैल्यू पूछ दी है ना, तो ध्यान से देखना, एसिड स्ट्रेंथ निकाल के उसका इनवर्स करना है आपको, उल्टा कर देना, घुमा देना है। एसिड स्ट्रेंथ निकाल लो और उसका इनवर्स कर दो। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस में होगी दोस्तों? ये क्यों दोस्तों? क्योंकि एसिड जो होता है ना, वो शॉर्टकट है, इंडक्टिव इफेक्ट के तो होगा ही, प्लस माइनस एम इफेक्ट के यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट के भी प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, है ना? ठीक है। यदि किसी को मेसोमेरिक इफेक्ट पता होगा, लेक्चर देखो, उसमें लिखा हुआ है कि मेसोमेरिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। खासकर हम यदि बेंजीन रिंग के क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि किसका ज्यादा है माइनस एम इफेक्ट। अब मैंने पता है कि यार यहाँ पे ना सारा फेनॉल है, तो फेनॉल के ऊपर ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या क्रिएट कर रहा है? माइनस एम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ये सी एच थ्री प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और ये अपना क्या दे रहा है? माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम, है ना? तो इसका मतलब क्या है? सबसे अच्छा अच्छा एसिड कौन होगा? पहला, यदि मैं एसिड की बात करूं, तो सबसे अच्छा एसिड होगा फर्स्ट वन, देन फोर्थ वन, देन सेकेंड वन, देन थर्ड वन। पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि सबसे अच्छा एसिड कौन है। यहाँ पर ये खेल गया, यहाँ पर इसने ये पूछ दिया कि सबसे अच्छा पीके कौन है, पीके की वैल्यू पूछी, और पीके एसिड का उल्टा होता है। तो एसिड निकाल दो, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दो। अब इसके ऑर्डर को जब आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? पीके का ऑर्डर दोस्तों थर्ड होगा, देन सेकेंड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आसान है? कितना आसान था? तो मतलब एसिड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए एसिड स्ट्रेंथ जो है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैंने इससे हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करवा के आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर क्या होगा इसका? थर्ड वन। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, हमें एसिड स्ट्रेंथ का एक और क्वेश्चन आ गया, एसिडिटी बतानी है। एक बात जान लो, मैंने अभी बोला आपको, एसिड स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम होता है। तो ये याद रखना, यदि किसी की माइनस आई ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो यानी कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक फ्लोरीन लगा दिया और इससे COOH लगा है, और एक के केस में क्लोरीन लगा दिया और ये COOH लगा है, और देन ब्रोमीन लगा दिया और ये COOH लगा है, और सबसे लास्ट में CH3 के साथ COOH लगा है। तो आप याद करो वो लेक्चर, जब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, तब मैंने दोस्तों एक बात बोली थी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि चार्ज को खींचने वाला, वो सबसे अच्छा, समझ में आया, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट देता है। याद करो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़ा चोर क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे शातिर चोर हैं। ये इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए और मैं धन्य हो जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन की चोरी सबसे ज्यादा कौन करेंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ चोरी से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोस्तों? फोन। सबसे ज्यादा नेगेटिव आपकी लाइफ में कौन है? फोन ही तो है। अभी नीट का पेपर आने वाला है और फोन में लगे हो, इंस्टाग्राम पे लगे हो, फेसबुक पे लगे हो, तो ये डिस्ट्रैक्शन ही तो है। तो ये डिस्ट्रैक्शन आपका जो है ना, ये कौन क्रिएट कर रहा है? बेसिकली फोन ही तो कर रहा है। तो फोन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है ना,
तो फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। समझ में आया दोस्तों? अच्छा, ये पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे शातिर चोर हैं। ये चोरी करते हैं इलेक्ट्रॉन की, बट चोर है वो तो प्रिंसिपल है। किसी को अपने अंदर ट्रेनिंग भी तो दे रहा होगा। किसको ट्रेनिंग दे रहा है ये दोस्तों? तो याद रखना, ये जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको चोरी करना सिखाते हैं। यानी कि ये सबसे शातिर चोर हैं और ये चोरी करना सीख रहे हैं। ये गुरु हैं और ये चेले हैं। तो ये गुरु हैं सबसे शातिर चोर, और उनके चेले कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चोरी करना सीख रहे हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चोरी करना सीखना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो माइनस आई भी तो ज्यादा होगा दोस्तों। पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। ठीक है, पढ़ा रखा है। तो एक बात बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर, फ्लोरीन है। तो सबसे अच्छा माइनस आई किसका होगा दोस्तों? फ्लोरीन का ही तो होगा। तो सबसे अच्छा माइनस आई कौन देगा? ये देगा ना। उसके बाद क्लोरीन देगा, फिर ब्रोमीन देगा। समझ में आया? यानी ज्यादा माइनस आई, ज्यादा एसिड। तो ये कौन सा ज्यादा एसिड है? क्लोरीन वाला ना। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? दिस वन। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन। समझ में आया दोस्तों? याद रहेगा? कितना आसान था। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर से, माइनस आई से मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लिया और इससे डॉक्टर बन गए। देखो, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। कहोगे सर आप ओल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एनटीए आसान सेट करता है और इसी पैटर्न पे सेट करता है। सेम क्वेश्चन उठाएगा और इनके वेरिएबल्स चेंज कर देगा। यहाँ CH3 डाल दिए, CH3COH डाल दिया ना, यहाँ पे वो आयोडीन डाल देगा। समझ में आया? कोई डाउट है? तो कहने का मतलब है, यदि आप पिछले 10 साल के, 15 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके जाओगे, उनके ऑप्शन को देखो। नीट का पेपर आने वाला है, तो बच्चे सोचते हैं कि मैं पिछले साल ही क्वेश्चन कर लूं और उससे काम हो जाएगा, मेरा एनालिसिस हो जाएगा। नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन को एनालिसिस करो कि उसने एनटीए ने, यदि वो क्वेश्चन बनाएगा तो पिछले साल के क्वेश्चन के ऑप्शंस को वो देखेगा कि कैसे मैंने ऑप्शन दिए थे। उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन फॉर्म करेगा। रिपीटेड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था माइनस आई माइनस एम से, और ये क्वेश्चन मैंने माइनस आई से सॉल्व कर दिया। कितने सिमिलर हैं। समझ में आया दोस्तों? ऑप्शन को भी एनालिसिस करना है कि उस ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, है ना। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल कंपाउंड वाले चैप्टर का क्लास 12 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। एनालिसिस करो कि किस कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आया दोस्तों? तो दिस वन इज asked फ्रॉम द एनसीईआरटी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें स्टेबिलिटी बतानी है। स्टेबिलिटी बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। अब ध्यान से देखना इस चीज को कि देखो, स्टेबिलिटी जानने के लिए कोई भी चीज स्टेबल है। मान लो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो मुझे स्टेबल कब मिलेगा? जब मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो डॉक्टर बनेंगे, है ना, लाइफ में अच्छा करेंगे, तो मैं स्टेबल होऊंगा। क्योंकि मेरा जो लाइफ का पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है, आप लोगों को हेल्प करके, डॉक्टर बना के। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन के लाइफ का प्रोसेस पर्पस क्या है? एक स्टेबिलिटी गेन करना, एक जगह पे टिक के रहना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहेगा? जहां जहां इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी, वहां वहां इलेक्ट्रॉन अच्छे से कूद कूद के रहना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहता है? जहां इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। तो एक बात बताओ दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, आपके सामने पेश है
sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर sp है, बताया ना, ज्यादा एस कनेक्टर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन sp2, देन sp3। तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, देन sp3। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहा हूँ। यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है ना भाई? इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है, नहीं है बताया था। तो होल्ड कौन कर सकता है अच्छे से? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है दोस्तों? sp हो गया, ट्रिपल बॉन्ड इज sp। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? डबल बॉन्ड है, यानी कि ये sp2 है। ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ भी शायद डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है दोस्तों? sp2 है। और यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड है, दैट इज sp3 है। समझ में आया? नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मुझे एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, एनायन की एनायन कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा अच्छे से होंगे, जो उसको अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एनायन के कौन से हैं? ध्यान से देखो, कार्बन को देखो, यहाँ पे sp है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp कैरेक्टर है उसके पास, एस कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है ना दोस्तों। तो यानी कि ये सबसे अच्छा स्टेबल होगा, ये सबसे अच्छा स्टेबल होगा। तो यानी कि पहला और चौथा तो गलत हो गया, क्योंकि ए सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये केवल सेकंड और थर्ड में है। ठीक है, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये उन बच्चों के लिए सीख है जो दो ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं। याद रखना, जब भी आप किसी क्वेश्चन में नीट के पेपर में स्टक हो, आप ऑलवेज एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है सर? एलिमिनेशन टेक्निक दोस्तों ये होता है कि आप पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट करो जो श्योर शॉट हो ही नहीं सकता, तो आपके पास आंसर वाला बच जाएगा। तो पहले वो एलिमिनेट करो जो नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा? फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या देखा? sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp2 दोनों ही है। बट यहाँ पर कितने sp2 हैं? देखो, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो ध्यान से, तो यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ sp2 बॉन्ड किसके हैं? इसके पास, मोर sp2। लिख देता हूं मैंने यहाँ पे मोर sp2। तो मोर sp2 का मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका मतलब क्या है? मोर स्टेबिलिटी। तो इसके बाद एक के बाद कौन सा होगा दोस्तों? बी होगा, देन सी, देन डी, क्योंकि ये sp2 है, ये sp3 है। ठीक है, ए बी सी डी ये उधर आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर होना चाहिए था थर्ड वन। समझ में आया दोस्तों? कितना आसान है, सिंपल, आसान शब्दों में आपको समझाया गया है, और इसके थ्योरी भी बताई जा रही है आपको एक एक करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, ये एरोमेटिक का कंपाउंड ना पूछता है, ये 2020 में पूछा गया था, 2 साल पहले ही पूछा गया है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने क्लास में आपको बता रखा है। और यही क्वेश्चन से मैंने लेक्चर की शुरुआत ऐसे ही एक क्वेश्चन से की थी, वो 2004 का था। कई सारे लोग बोलते हैं कि पिछले 5 साल के 10 साल के क्वेश्चन देख के चले जाओ। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना बच्चों। एनटीए जब क्वेश्चन सेट करेगा, तो वो एनालिसिस करेगा कि कौन से ईयर में उसने पूछा था पहले, एम्स ने या फिर एआईपीएमटी ने, और वहां से उस पैटर्न पे क्वेश्चन उठाएगा आपको। अलग पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आएगा, और पेपर आसान ही आने वाले हैं केमिस्ट्री के, ये याद रखना। एनटीए इस बार आसान क्वेश्चन ही सेट करेगा, इसलिए तैयार हो दोस्तों, मार्क्स अच्छे लाने हैं हमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। याद करो, पहला क्वेश्चन 2004 में पूछा था, सेम क्वेश्चन था 2020 में, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, केवल इसके स्ट्रक्चर चेंज है, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? सेम है। पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ,
ये देखो, ये पहला क्वेश्चन था, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। हमने जैसे इसको, अच्छा ये 2004 में है, वो 20-16 साल बाद पूछा है, बट एक ही क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन को एनालिसिस करो और उसके ऑप्शन को भी दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर देखो ध्यान से, इसमें कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, चलो सब कुछ तो पता ही होगा, शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक आए ना, आप देखो क्या उसके अंदर कोई भी कार्बन sp3 है, कोई भी कार्बन sp3 है तो उसको नॉन एरोमेटिक मानो, आगे बढ़ो। यहाँ पे ये कार्बन को देखो, ये तो sp3 है बाबा, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। इसको ध्यान से देखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नॉट एरोमेटिक पूछा है, मतलब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, तो पहला ही आंसर आ गया आपका, यानी पहला ही नॉन एरोमेटिक हो गया, बाकी तीनों आपके क्या है, एरोमेटिक है। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, हमने इनकी थ्योरी पहले क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ रखी है। आया दोस्तों समझ में, कितना आसान है। शॉर्टकट क्या है, आपको हकल रूल याद करो या ना करो, ये याद रखना, कंपाउंड रिंग के अंदर एक भी कार्बन यदि sp3 है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। समझ में आया दोस्तों, वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा है, 2020 में ही पूछा था, देखो जीओसी से इसने 4 क्वेश्चन पूछे थे, है ना, 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जीओसी से पूछेगा, तो देखो कितना आसान है। 2020 में उन्होंने पूछा कि a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following। अरे सर ये तो हमने पढ़ा था अभी, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ये तो एनटीए रिपीट कर दिया इसने, 2007 का क्वेश्चन था ये, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से। बताओ दोस्तों, 3 डिग्री, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन है दोस्तों, कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताओ। अभी बताया था कि जब भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आएगी, हाइपर कंजुगेशन को दिमाग में रखो, यदि रेजोनेंस नहीं हो रही हो तो हाइपर कंजुगेशन से सोचोगे तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, यहाँ पर 9 अल्फा, यहाँ पर 6 अल्फा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो यानी कि कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, हाइपर कंजुगेशन, यदि उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा तो क्या होगा आंसर दोस्तों, हाइपर कंजुगेशन। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है एनटी, देखो आ गया समझ में, कोई डाउट है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ आपको, है ना, और कितना आसान है देखो। तो इसीलिए लेक्चर को देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, एनालिसिस करो क्या पूछा है इसने। देखो क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट का मतलब है H प्लस आयन कहाँ पे अटैक करेगा, H प्लस आयन कहाँ पे अटैक करेगा, H प्लस आयन वहीं पे अटैक करेगा जहां पर निगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, सोचो इस बात को। तो इन सब में से ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ निगेटिव तो आएगा, इसमें से ये CH3 करता है और इसमें से तो कोई भी नहीं करता, तो ज्यादा निगेटिव चार्ज आएगा तो H प्लस वहां जल्दी जाएगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा H प्लस मुझे नहीं करना, सबसे कम करना है, डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट करना है, यानी कि पहले से निगेटिव चार्ज हमारे पास होना चाहिए दोस्तों, पहले से निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट होगा ना। तो देखो ये जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस कर रहा है, देखो कर रहा है ना, अब ये पहले से रेजोनेंस कर रहा है, तो अब इसमें H प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, रेजोनेंस करके पहले से इसके बॉन्ड को कंप्लीशन हो रही है, तो क्या यहाँ पर H प्लस जल्दी अटैक कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देयरफॉर इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, दैट मींस H प्लस का अटैक। समझ में आया दोस्तों, तो नीट से घबराना नहीं है, इस बार डॉक्टर बनना ही बनना है, और कैसे बनना है दोस्तों, ये सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करके। समझ में आया, तो आंसर क्या होता, फोर्थ वन। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
के बाद भी है क्या? एक और है। चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, एनालिसिस करके देखो। तो लेक्चर को ध्यान से देखो और इसमें जो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं उसको सीख लो, क्योंकि यदि आपने पहले नहीं पढ़ा तो इस लेक्चर के माध्यम से भी आप पढ़ के जान सकते हो कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आए ही कहाँ से। तो याद करो, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था दोस्तों, अभी जब क्लास का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको क्या बोला था? एसिडिक स्ट्रेंथ इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। डायरेक्टली है के और पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा एसिड है वो तो पी के इनवर्सली होगा, बट के डायरेक्टली होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर देख लो और उसको उल्टा कर देंगे, जैसा पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखो, इन सारे कंपाउंड में जो सब और अच्छा उसने सेम क्वेश्चन पूछ दिया है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। मैंने क्या बोला था? एंड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 15 20 25 सालों में, उसके ऑप्शन को एनालिसिस करो और उसके ऑप्शन रिपीट होते हैं। देखो लोग क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, मैं ऑप्शन एनालिसिस करवाता हूँ, क्योंकि वही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होगा, क्वेश्चन तो उस टाइप का और पूछेगा ना। एनटीए ऑप्शन सेम दे देगा, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना सीखो। ये दोनों ऑप्शन पिछले लेक्चर में भी थे, पिछले क्वेश्चन में भी। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज था और यहाँ पर कम डीलोकलाइज था H प्लस के जाने के बाद। दैट मीन्स यदि मैं एसिड स्ट्रेंथ की बात करता तो सबसे अच्छा एसिड हमारा फोर्थ वन था, देन थर्ड वन था, देन इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा होना चाहिए? सोचो, टू में और वन में। तो यदि H प्लस गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर यदि H प्लस गया तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो एक बात तो जान लो कि सबसे कम तो सर फोर्थ ही। अच्छा, उतना भी करने की आपको जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ पर क्या देखा? सबसे अच्छा एसिड कौन है? फोर्थ वन। तो फोर्थ वन जब सबसे अच्छा एसिड है तो सबसे बेकार पीके होगा ना। क्या बोला मैंने? एसिड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके। तो जो अच्छा है एसिड वो सबसे बेकार पीके। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है दोस्तों? फोर्थ वन। तो सबसे बेकार पीके कौन सा होगा दोस्तों? फोर्थ वन। देखो पहला ही थर्ड ऑप्शन, देखो थर्ड ऑप्शन में फोर्थ लास्ट में देखा मैंने, आंसर आ गया। ऑब्वियसली फोर थ्री देन टू देन वन होगा, तो पी के की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, है ना? दैट इज वन टू थ्री फोर। समझ में आया? कितना आसान है? बिल्कुल आसान होता है दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो और समझो कि क्या कह रहा है ये। हमें बस ये देखना है कि H प्लस के जाने के बाद कौन सा ज्यादा डीलोकलाइज है। H प्लस जाने के बाद कौन सा ज्यादा डीलोकलाइज है दोस्तों? तो यहां से यदि H प्लस गया तो इधर नेगेटिव आएगा और इसमें इधर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ज्यादा पास अच्छा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर में अच्छा है? ऑब्वियसली पास में अच्छा है ना, क्योंकि पास में रहेगा तो होल्ड करके रख सकता है। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? सेकेंड वन, देन थर्ड वन, देन फर्स्ट वन। समझ में आया दोस्तों कितना आसान है? तो आपको मैंने एनालिसिस करवाए हैं पिछले साल के नीट के क्वेश्चंस को, उसको ध्यान से देखो, एक एक चीज को समझो, क्या कहा था सर ने, क्या पढ़ाया था। और पेपर से घबराना नहीं है, ठीक है? तो यदि आप प्रेशर को झेल लोगे ना तो एग्जाम में हमेशा अच्छा करोगे। प्रेशर को झेलना सीखो, पेपर से घबराना नहीं है, एकदम शांत होके देना है। पूरे साल मेहनत की है दोस्तों जोश के साथ, लास्ट मोमेंट पे आके बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम पेपर क्रैक ही करना है, डॉक्टर बनना ही बनना है। तो बस उसी मोटिव को ध्यान में रखो और लगे रहो दोस्तों। थैंक यू।